महाकुंभ 2025 के सभी मुख्य अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं और इस बीच मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को लेकर सियासी बयानों के साथ साथ इस हादसे से जुड़े कई वीडियोस अब भी लगातार विपक्ष की ओर से साझा किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जांच में जुटी यूपी एसटीएफ और एटीएस इस भगदड़ के पीछे की साजिश और साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। एसटीएफ और एटीएस की इस जांच में संदेह के घेरे में जहां आने वालों की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर भी इस जांच के रडार लगे हुए हैं। तो वहीं इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए महाकुंभ पर गलत बयान देने वाले और इससे जुड़े नकारात्मक कमेंट्स करने वालों की भी जांच की जा रही है और इसके घेरे में एक बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, खास करके कट्टरपंथी। आखिर क्या है महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले होने वाली भगदड़ की साजिश के पीछे की असल कहानी और कौन है यूपी एसटीएफ और एटीएस के अनुसार इसके असल साजिशकर्ता, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। महाकुंभ 2025 में सबसे बड़े अमृत स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान से पूर्व हुई भगदड़ में पुलिस के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई तो वहीं 60 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां मरने वालों की संख्या पुलिस के आंकड़ों से कहीं अधिक है और साथ ही घायलों के साथ साथ कई लोग इस भगदड़ में अपनों से बिछड़ भी गए हैं, जिनकी तलाश उनके अपने अब भी दर बदर भटक कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो कुछ इसी से मिलता जुलता साझा किया है और इस वीडियो को साझा करते हुए योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर लिखा, सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है। सत्ता का दंभ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी हृदय विदारक व्यथा सुनने के लिए अब केवल महामुहिम से ही उम्मीद बाकी है। आशा है महामहिम की महाकुंभ की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की असफल भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे सभी लोगों की आवाज महामहिम के समक्ष उठाने से उन्हें नहीं रोकेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य विपक्षी सांसदों, खासकर सपा सांसद जया बच्चन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आदि तमाम सांसदों ने संसद में भी महाकुंभ पर हमला बोला। लेकिन इन चुनिंदा लोगों ने मरने वालों की संख्या को लेकर देश के सामने झूठे आंकड़े पेश किए और साथ ही यह भी कहा कि गंगा नदी में यानी कि नदी के जल में इन लाशों को फेंका गया, जिसकी वजह से गंगा का जल अपवित्र हो गया। लेकिन इस भगदड़ पर होने वाली इन सियासत से परे हादसे की जांच के लिए एक और न्यायिक आयोग का गठन योगी सरकार की ओर से किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ और आतंक निरोधी दस्ता यानी एटीएस भी अपनी जांच कर रही है और अब यह जांच साजिश की आशंकाओं को लेकर दूसरी दिशा में भी मुड़ रही है। जी हां, महाकुंभ में भगदड़ जो हुई थी उस भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश मानकर ही जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ एसटीएफ के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात एलआईयू के रडार पर 10,000 से अधिक संदिग्ध लोग हैं और सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनसे कई यानी कि इनमें से जो कई लोग हैं वो जो संदिग्ध की लिस्ट में शामिल हैं, उन लोगों का मूवमेंट भी महाकुंभ के दौरान मिला था, जिसकी वजह से शक की सुई इन सभी की तरफ घूम चुकी है। जांच की रडार में कट्टरपंथी, वहीं जांच में ऐसे गैर हिंदू भी रडार पर हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट्स किए गए थे, या फिर यूं कहें कि उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को लेकर बहुत ज्यादा सर्च किया, खास करके नेगेटिव चीजों को लेकर। इनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है। वहीं इसके साथ ही 18 जेलों में बंद कैद
पीएफआई सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यानी अगर पॉइंट वाइज समझें तो इस महाकुंभ में हादसे के दौरान या उससे पहले महाकुंभ में होने वाली मूवमेंट्स के साथ साथ महाकुंभ को ज्यादा सर्च करने वाले गैर हिंदू यानी कट्टरपंथी, एनआरसी और सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल रहने वाले लोग जो महाकुंभ पहुंचे वहां उनकी हलचल हुई। इसके अलावा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के महाकुंभ में मूवमेंट करने, सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग, कट्टरपंथी, गैर हिंदू जो कुंभ से लाइव हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहे, उन लोगों को भी इस रडार में रखा गया है और जो इस जांच में एजेंसियों के द्वारा दोषी पाए जाएंगे उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही जिन लोगों को लेकर पहले से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि उनके महाकुंभ में जाने से निश्चित ही कोई घटना हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके महाकुंभ जाने और वहां पर होने वाली उनकी मूवमेंट जो हुई है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी के मद्देनजर उन्हें रडार पर रखकर विशेष जांच की जा रही है। संदिग्धों को महाकुंभ जाने को मना किया, फिर भी मूवमेंट हुआ। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसटीएफ के एक अफसर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था। बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से ही खुफिया एजेंसियां इसको लेकर एक्टिव थीं और पूरी तरीके से मुस्तैद थीं। इंटेलिजेंस ने सीएए, एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों, क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वालों और प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वालों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन भी कराया गया था। उन्हें समझाया भी गया था और मैसेज भी दिया गया था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट बिल्कुल ना करें। इसके बावजूद भी भगदड़ होने के बाद जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ था। यानी कि सिर्फ वाराणसी और आसपास के 10 जिलों के लगभग 16,000 लोगों को ही अगर हम देखें तो उन लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना कर दिया गया था। लेकिन 117 लोगों का मूवमेंट काशी के बाहर मिला। इनमें से 50 से ज्यादा लोग प्रयागराज भी पहुंचे थे। ये सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो ये कट्टरपंथी हैं। जब लोगों से पूछताछ हुई तब उन्होंने अपने मूवमेंट के पीछे अलग अलग कारण बताए, अलग अलग वजहें बताई। वहीं ऐसे ही दूसरे शहरों में भी संदिग्ध माने गए लोगों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं कि आखिर वो मना करने के बावजूद भी अपने शहर से बाहर क्यों गए। ये वही लोग हैं जिनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एनआरसी, सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने में शामिल रहने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं। यूपी सरकार के खिलाफ अलग अलग वक्त पर प्रदर्शन में शामिल रहने वाले लोग हैं और इन्हीं के खिलाफ ये जांच की जा रही है और पुख्ता तौर पर जांच में मिलने वाले सबूतों के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी है। महाकुंभ में संदिग्धों की पहचान कैसे की जा रही? वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर एजेंसियां महाकुंभ में संदिग्धों की पहचान कैसे कर रही हैं? तो आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने मेला क्षेत्र में लगे 600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, उनको देखे हैं और इसी को फिल्टर किया गया है और इस काम को यूपी पुलिस की 8 टीमें कर रही थी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, एआई टूल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखकर संदिग्धों की पहचान हुई है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया। इनमें 30% लोग गैर हिंदू समुदाय के हैं। वहीं एटीएस ने यूपी के बाहर के संदिग्धों का डेटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के गुवाहाटी समेत 9 राज्यों की पुलिस को भी भेजा है। एजेंसियां इस दौरान जांच करने के पूरे प्रक्रम में बार बार जो संदिग्ध लोग आए या जिन संदिग्धों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के एड्रेस उनके पास हैं और उसको लेकर संदेह हो रहा है, उनकी भी जांच कर रही हैं। इसके साथ ही कई जिलों से भी डेटा मंगाया जा रहा है और एजेंटों से पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल महाकुंभ को लेकर एटीएस, एसटीएफ और एनआईए ने जांच के लिए बड़ा डोजियर तैयार किया है, यानी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इसमें सीएए, एनआरसी, पीएफआई के अलावा एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा पकड़े गए संदिग्ध एजेंट भी शामिल हैं।
यूपी या देश के विभिन्न जगहों से या विभिन्न राज्यों से पिछले 6 महीने में पकड़े गए एजेंटों की जेलों में पूछताछ की जा रही है और उनकी छानबीन की जा रही है। और इसके साथ ही सीएए एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग भी जेल गए थे। जेलों से उनका डेटा निकलवाया जा रहा है, उनसे 1 to 1 पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में ही ऐसे 70 लोगों का डेटा सामने आया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल, यूपी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जेलों से भी यह डेटा निकाला जा रहा है और मंगाया जा रहा है, जिसमें विरोध करने वाले लोग जेल गए हुए थे, खास करके एनआरसी और सीएए को लेकर। वाराणसी में एनएसयूआई नेता के बेटे से हो चुकी है पूछताछ। वहीं वाराणसी एटीएस ने पिछले दिनों जैदपुरा के अमानतुल्लाह निवासी एनएसयूआई नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन को नोटिस जारी किया था। इसके बाद सोमवार 3 फरवरी को उसे अशोक विहार कॉलोनी स्थित एटीएस कार्यालय बुलाया गया, जहां उससे 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ भी की गई। दरअसल सिराजुद्दीन 19 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में गया था। सोशल मीडिया पर वो लाइव आया और लाइव होकर उसने वहां के बारे में जानकारी भी दी थी। हालांकि पूछताछ में उसने बताया कि सेक्टर 7 में उसने पार्टनरशिप में दुकान लगाई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। इसी को लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। क्या कहते हैं यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार। वहीं महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ को लेकर जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियों की ओर से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और शक के घेरे में आने वालों से पूछताछ की जा रही है, उसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार पुलिस और एजेंसियां तमाम पहलुओं पर जांच कर रही हैं। जो भी इनपुट सामने आ रहे हैं उनको सत्यापित करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम गतिविधियों में शामिल लोगों की जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि असल में भगदड़ की घटना कोई घटना या हादसा नहीं थी, बल्कि वाकई में एक बड़ी साजिश थी सनातन और सरकार के साथ साथ महाकुंभ को बदनाम करने की। पुलिस और न्यायिक आयोग तो अपनी जांच कर ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी दर्शकों का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।